Dear students, now we are going to study plant kingdom. ये एनसीईआरटी द्वारा प्रिस्क्राइब्ड 11th में बायोलॉजी की जो टेक्स्ट बुक है उसका 3rd चैप्टर है. एवरी ईयर इसमें से कुछ क्वेश्चंस नीट में आते ही हैं, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट प्लांट किंगडम. So dear students, let's start the plant kingdom. हम जब बात करते हैं प्लांट की तो दिमाग में जो पिक्चर आती है वो कुछ इस तरह की है. एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास रूट है, एक स्टेम की अवेलेबिलिटी है, लीव्स हैं और बहुत सुंदर से फ्लावर्स यहाँ पर आते हैं. और ये फ्लावर जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन कर देते हैं. तो क्या सिर्फ यही प्लांट है? नहीं, ऐसा नहीं है. ये प्लांट के ग्रुप को रिप्रेजेंट जरूर कर रहा है, बाकी प्लांट सारे ऐसे ही हों कोई ज़रूरी नहीं है. हम जब प्लांट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो प्लांट किंगडम के अंदर आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. जो प्लांट अपने आसपास आप देखते हैं मेनली मेजॉरिटी ऑफ देम आर एंजियोस्पर्म, जो आपके प्लांट के इस बेसिक कॉन्सेप्ट को मेकअप करते हैं कि यहाँ पे रूट स्टेम लीफ होगा तो हम प्लांट कहेंगे. लेकिन ऐसा प्लांटी किंगडम या प्लांट किंगडम में सभी के ऊपर लागू नहीं होता है. ये सिर्फ और सिर्फ आप देखें तो मेनली हमारे टेरिडो, जिम्नो और एंजियो इन पर एप्लीकेबल है कि हाँ भाई रूट स्टेम लीफ आपको मिलेगी देखने के लिए. पर फ्लावरिंग प्लांट्स तो सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म है. तो बात आई गई है कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म जो है वो सिमिलर हैं. हाँ, इनमें डिसिमिलरिटी भी एग्जिस्ट करती है. तो सिमिलर है इसीलिए तो एक ग्रुप में प्लेस कर दिए गए और डिसिमिलर हैं इसीलिए अलग अलग रख दिए गए हैं. कुछ डिसिमिलरिटी है पर मेजर सिमिलरिटी है, तभी तो इन ग्रुप्स को क्लासिफाई किया गया है अंडर प्लांट किंगडम. व्हाट दीज सिमिलरिटीज आर? आप इन ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करें तो सभी के सभी मल्टी सेलर यूकैरियोटिक प्लांट्स हैं जो कुछ इस तरह की सेल से मिलकर के बने हुए हैं. इसके साथ ही साथ ये ऑर्गेनिज्म जो हैं ये ऑटोट्रॉफिक हैं, ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं. अब बात सामने ये भी आती है कि रिक्वायरमेंट ही क्या है हमें क्लासिफाई कर देने की, ये अलग अलग टर्म क्रिएट कर देने की. भाई सब एक जैसे हैं फंडामेंटली तो एक साथ रख दिए जाए. सब ग्रुप बनाने की रिक्वायरमेंट ही क्या है? चलिए कहानी को थोड़ा समझते हैं हम लोग. नेचर में कई तरह के ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल हैं. इन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना हमारा उद्देश्य है ताकि हम इन्हें हमारे लिए यूज में ला सके, इनकी इकोनॉमिकल वैल्यूज हम एक्सप्लॉइट कर सके. इन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर देना कैटेगरीज में कहीं ना कहीं इन्हें रिमेंबर करने में और इन्हें स्टडी करने में हमारी हेल्प करता है. और जब इसके लिए हेल्प कर देगा तो यूज़ करना भी हमारे लिए आसान हो जाता है इन ऑर्गेनिजम्स को. फॉर एग्जाम्पल दुनिया में कई तरह के चॉकलेट्स अवेलेबल है, एक ढेर है चॉकलेट्स का. मेरे को जो रिक्वायरमेंट है या आपको जो रिक्वायरमेंट है वो उस ढेर में से निकालना मुश्किल टास्क होगा. लेकिन अगर इन चॉकलेट्स को इनके फ्लेवर, उनके नाम या ब्रांड के अलॉन्ग हम अलग अलग शेल्फ में प्लेस कर दें, कैटेगराइज कर दें, ग्रुप कर दें, तो इनको एक्सेस करके जो डिज़ायर्ड चॉकलेट्स है उसको यूज़ में ला पाना हमारे लिए आसान टास्क होगा. तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म की जो यूज़ करने की हमारी पावर है वो बढ़ जाएगी अगर आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो. अब देखते हैं कि ये बात किस तरीके से हमारे प्लांट पर एप्लीकेबल है. आप देखें हमारे जो प्लांट्स हैं, जैसा कि मैंने कहा कि ये फंडामेंटली सिमिलर हैं. दे आर ऑल आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, दे आर कंसिस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, दे आर मल्टीसेलर. तो आपने कहा कि एक ग्रुप में आएंगे, लेकिन इनमें कुछ डिसिमिलरिटीज भी एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए अलग अलग ग्रुप में आपने इन्हें प्लेस कर दिया. एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. इन्हें हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे. चलिए समझते हैं कि भाई क्लासिफिकेशन जो हम लोगों ने आज की तारीख में अचीव किया है कि ये एट वंस क्रिएट हो गया था? नहीं, हमारी समझ भी, हम बचपन से अभी तक देखें हमारी समझ धीमे धीमे बढ़ी है. बचपन में हम लोगों ने ABCD को सीखा, फिर हम लोगों ने अल्फ़ाबेट्स को जोड़ करके, लेटर्स को जोड़ करके वर्ड्स क्रिएट करना शुरू किया. एंड देन कम्स अप कि हमने स्टेटमेंट सीखा, देन हम आगे और बढ़े. ठीक यही बात हमारी समझ के ऊपर भी एप्लीकेबल है
शुरुआती जो क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया थे वो इनिशियल थे, शुरुआती थे। और जो आज की तारीख में हम क्राइटेरिया काम में ले रहे हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन में, वो मॉडर्न क्राइटेरियाज हैं, ज़्यादा इवॉल्व हैं, एडवांस नहीं हुआ था। एग्जाम्पल से बात को समझते हैं। जो शुरुआती क्लासिफिकेशंस थे वो प्लांट किंगडम में उन ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर देते हैं जिनमें कि सेल वॉल की अवेलेबिलिटी है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। सेल वॉल का नेचर क्या है, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। सेल किस तरह की हैं, प्रोकैरियोटिक हैं या यूकैरियोटिक हैं, इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर भी यहाँ पर कोई फोकस नहीं किया गया। बस सेल वॉल की अवेलेबिलिटी है, प्लांटी में प्लेस कर दिया, और इस वजह से फंजाई, मोनरा के मेंबर्स और प्रोटिस्ट जो हैं वो प्लांटी में प्लेस कर दिए गए। लेकिन आज की तारीख में हम लोग जानते हैं कि ये अलग अलग है। फंजाई जो है वो सेप्रोफाइटिक है, काइटिन की सेल वॉल लिए हुए है। मोनरा के जो मेंबर्स होते हैं मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ देम आर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म एंड हैव सेल वॉल ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन इफ दे हैव। एंड प्रोटिस्ट जो हैं वो नॉर्मस वेरिएशन शो करते हैं। ये यूकैरियोटिक हैं और आपको यहाँ पर यूनिसेलुलरिटी ऑब्जर्व होती है। सभी में तो क्या सेल वॉल अवेलेबल नहीं, पर जहाँ जहाँ सेल वॉल अवेलेबल है वो सेलुलोज की होती है प्रोटिस्ट के अंदर भी। लेकिन ये यूनिसेलुलर है तो अलग कर दिया गया इनको। आज की तारीख में प्लांटी किंगडम के अलावा हम फंजाई, मोनरा और प्रोटिस्टा को भी किंगडम की तरह ही ऑब्जर्व करते हैं। प्लीज रेफर टू आर.एच. व्हिटेकर्स क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के जो क्राइटेरिया हैं ये एडवांस नहीं हुए हैं, धीमे धीमे इवॉल्व हुए हैं। और आज की तारीख में आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने जो ऑर्गेनिजम्स हैं अकॉर्डिंग टू आर.एच. व्हिटेकर हम लोगों ने क्लासिफाई कर दिया 5 किंगडम में। और किंगडम प्लांटी में आते हैं एल्गी, ब्रायोफाइट, स्टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। हम इस चैप्टर में इन्हें ही स्टडी करने वाले हैं। इनकी ओर जाएं उससे पहले समझते हैं कि क्लासिफिकेशन जो है वो कितनी तरह का नेचर में हमारे सामने आता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। जो शुरुआती क्लासिफिकेशन दुनिया में आए दे वर प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, जो कि ऑर्गेनिज्म के यूज या उनकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस पर बेस्ड थे। Next we move to more scientific one, artificial classification। वन और few features of organism काम में लेकर के हमने क्लासीफाई करना शुरू किया। Then comes up natural classifications, जो कि organisms के सारे फीचर्स को काम में लेकर के, उनकी ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को काम में लेकर के ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने पर बेस हुआ करते थे। और नंबर ऑफ फीचर जब बढ़ गए, कंप्यूटर काम में लेना शुरू कर दिया, सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी को मैथमेटिकल अप्रोच के साथ सॉल्व करना शुरू कर दिया। इट कम्स अप द न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन के साथ। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन जो है वो ऑर्गेनिज्म के यूज या उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पर बेस है। हमारे आसपास जो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल हैं हम उनसे फूड, शेल्टर मीन टिम्बर, आप वुड ऑब्टेन करते हैं मकान बनाने के लिए, क्लोथिंग, कपड़े, हम सूती कपड़ा ऑब्टेन करते हैं ऑब्वियसली कॉटन से, प्लांट ही तो है। सिमिलरली रेशम की अगर हम बात करें तो हमने इंसेक्ट से ऑब्टेन किया। तो आसपास अवेलेबल जो ऑर्गेनिज्म है वो हमें कई सारे बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं और यूज जो है उन्हें काम में लेके क्राइटेरिया हम लोगों ने क्रिएट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ऑयल यील्डिंग प्लांट का हमने ग्रुप क्रिएट कर दिया और हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल आते हैं ऑयल यील्ड करने वाले। पीनट या ग्राउंडनट ऑयल मिलता है हमें, इसे यूटिलाइज करते हैं हम लोग। ये अखरोट या वॉलनट ये भी यूं ही खाया जाता है और हम इसे ऑयल भी ऑब्टेन करते हैं। कोकोनट, नारियल, आप इसे यूं ही कंज्यूम कर सकते हैं, इससे ऑयल भी मिलता है। और आपके मन में बात और आ रही होगी वो कि कोकोनट कॉयर जो होती है, जो कि कोकोनट का मीजोकार्प है, उससे हम रोप भी तो क्रिएट करते हैं। ये बात भी सही है कि हाँ फाइबर भी मिल रहा है आपको इससे। एक ऑर्गेनिज्म के मल्टीपल यूज होते हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए। एक और क्राइटेरिया मान लीजिए हमने यहाँ पर क्रिएट किया है स्पाइसेस का, स्पाइसेस यील्डिंग प्लांट्स। वो प्लांट जो स्पाइस प्रोवाइड करते हैं, आपने घर में नोटिस किया होगा कि मसालों के फॉर्म में टर्मरिक और जिंजर कॉमनली काम में लिए जाते हैं। लेकिन हम जब क्लासीफाई करते हैं तो हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एक ऑर्गेनिज्म एक ही ग्रुप में आएगा। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको उसे दो ग्रुप में प्लेस नहीं कर सकते। अरे भाई एक ऑर्गेनिज्म या तो वो मोनेरा में आएगा या प्रोटिस्टा में आएगा, या तो प्लांट होगा या फिर वो एनिमल होगा। आप उसे दो ग्रुप में एक साथ प्लेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब यूज की हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टर्मरिक का एग्जाम्पल लूं तो टर्मरिक जो है वो मल्टीपल यूज लिए हुए, तो मेडिसिन प्रॉपर्टी भी ली हुई है, आप लोग जानते ही हैं, और साथ ही साथ ये स्पाइसेस कैटेगरी में भी आती है।
तो दो ग्रुप में प्लेस करेंगे इसे हम, कहीं ना कहीं गलती है। नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशंस थे, ऑर्गेनिज्म की यूज साइंटिफिक अप्रोच लिए हुए तो नहीं हो सकती है, शुरुआती बातें थी। नेक्स्ट वी मूव टू द मोर एंड मोर बेटर क्लासिफिकेशन, और सीरीज में हमने कोशिश की कि ऑर्गेनिज्म के सारे फीचर काम में लेकर के क्लासिफाई करें, लेकिन बात कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट थी। तो हमने 1, 2 या फिर फ्यू फीचर्स काम में लेकर के क्लासिफाई करना शुरू किया। ध्यान रखें, इस जमाने में ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स को इक्वल वेटेज दिया गया है। मान लीजिए प्लांट है मेरे पास अवेलेबल, तो फ्लावर काम में लेके प्लांट्स को मैं क्लासिफाई करूं तो भी सही है, लीफ काम में लेके क्लासिफाई करूं वो भी उतना ही सही है, और रूट्स काम में लेके क्लासिफाई करूं वो भी उतना ही सही है। लिनस ने उस जमाने में एक बहुत सुंदर क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। उन्होंने फ्लावर के फीचर काम में लिए, फ्लावर में मेनली अगर मैं कहूं तो उन्होंने एंड्रोजियम का फीचर काम में लेकर के प्लांट्स का एक बहुत सुंदर सा क्लासिफिकेशन प्रपोज कर दिया, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। नियरली 75 ईयर्स तक इसने साइंटिफिक वर्ल्ड को रूल किया। उसके बाद कुछ क्लासिफिकेशंस आए और उन्होंने नई बातें जब करना शुरू किया तो कहीं ना कहीं इसकी इंपॉर्टेंस में कमी आई, लेकिन अपने ज़माने में एक बहुत बेहतरीन क्लासिफिकेशन था जो लिनस साहब कह रहे थे। लिनस ने प्लांट्स में ऑब्जर्व रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व किया, जिनमें उनको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स नजर आए उनको उन्होंने 23 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया, और 24th ग्रुप में उन्होंने उन ऑर्गेनिजम्स को रखा, उन प्लांट्स को प्लेस किया जिनमें कि उन्हें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स नजर नहीं आए। एल्गी हैं, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स को एक अलग ग्रुप, क्रिप्टोगेमिया 24th ग्रुप बनाते हुए उसमें प्लेस कर दिया गया। लेकिन इस क्लासिफिकेशन में क्योंकि एंड्रोजियम काम में लिया गया है तो हम कहेंगे कि भाई ये सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी है अपने आप में, पर ये क्लासिफिकेशन कितना सही हो सकता है? अगर हम एग्जाम्पल लें इनके पहले ग्रुप का, मोनेंड्रिया फर्स्ट ग्रुप था इनका। मोनेंड्रिया के अंदर एक स्टेमन जिसके पास अवेलेबल है, तो दो प्लांट एग्जाम्पल लेते हैं मोनेंड्रिया का, ग्लोबा जो कि जिंजिबरेसी में आता है वो मोनोकॉट में आएगा, और मेंजीफेरा इंडिका मैंगो, इसमें भी आपको एक ही फंक्शनल स्टेमन ऑब्जर्व होता है, बाकी 4 स्टेमिनोड्स यहाँ पर होते हैं। फैमिली एनाकार्डियेसी में आता है और डाइकॉट प्लांट है। सिर्फ स्टेमन आपको एक नजर आया कि हाँ एक स्टेमन अवेलेबल है दोनों के अंदर, तो आपने एक साथ प्लेस कर दिया, कहीं ना कहीं गलती की तरह था। लेकिन उसके बावजूद भी उस जमाने में लंबे टाइम तक रूल किया इस क्लासिफिकेशन ने। ये एक आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन भी था और ये एक सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी था। हाँ, यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ कमी हमें ऑब्जर्व जरूर हो जाती है। चलिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि एक कमी है कि रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को आपने एक वेटेज दे दिया है। ये बात कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि वेजिटेटिव फीचर्स जो होते हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं और आपको उनके अंदर वेरिएशन ऑब्जर्व हो ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लिनस साहब ने जब काम में लिया है रिप्रोडक्टिव फीचर्स को, तो कहीं ना कहीं वो बायस हैं, या कह लीजिए कि कहीं ना कहीं वो इस बारे में श्योर हैं कि एक ऐसा फीचर होना चाहिए जो कि स्टेबल हो। एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होने वाले फीचर जो हैं क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया की तरह सामने नहीं लिए जा सकते हैं। तो लिनस साहब ने यहाँ पर क्राइटेरिया काम में लिया फ्लावर का, क्योंकि जो वेजिटेटिव फीचर्स होते हैं वो एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं, और एक ऐसा क्राइटेरिया जो एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस हो रहा है कहीं ना कहीं हमारे क्लासिफिकेशन को वीक कर सकता है। सो आगे हम बढ़े और भी क्राइटेरिया ऐड अप करने की बातें आने लगी, और भी क्राइटेरिया ऐड कर दिए हम लोगों ने, तो सामने अब आया है नेचुरल क्लासिफिकेशन। ये ऑर्गेनिजम्स की ग्रॉस मॉर्फोलॉजी दो बातों से मिलकर बनी हुई है। ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या है और ऑर्गेनिज्म की इंटरनल मॉर्फोलॉजी क्या है। या यूं कह लीजिए, सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो मॉर्फोलॉजी प्लस एनाटॉमी कलेक्टिवली रेफर्ड एज ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। लेकिन इसके साथ ही साथ यहां पर वेटेज दिया गया ऑर्गेनिजम्स की अल्ट्रा स्ट्रक्चर को भी। हाई मैग्निफिकेशन पर माइक्रोस्कोप में कैसे वो नजर आते हैं, उनमें टिश्यू किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, उनकी एनाटॉमी क्या है, इन आइदर वे आप ऐसा भी कह सकते हैं। उनमें गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, फ्यूजन कैसे होता है, गैमेट के फ्यूजन के बाद जाइगोट फिर डेवलपमेंट कैसा है, एम्ब्रियोलॉजी क्या है उनकी, उनमें कौन से केमिकल्स अवेलेबल हैं,
प्लांट में अवेलेबल जो केमिकल्स हैं रेफर्ड एज फाइटोकेमिकल्स। ये फाइटोकेमिकल जो हैं ये कौन कौन से अवेलेबल हैं, कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्या इनका रिस्पॉन्स है एनवायरनमेंट के अंदर, ये फाइटोकेमिस्ट्री कहलाती है। इनको भी यहाँ पर क्राइटेरिया की तरह काम में लिया गया था और क्लासिफिकेशंस प्रपोज कर दिए गए थे। लेकिन हम अगर देखें तो जब बात आती है क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो फिर वही बात कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि क्राइटेरिया ऐसे हों जो कि स्टेबल हों, एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस में कम आए, और उसमें सबसे आगे निकल के आता है वो है सेक्सुअल कैरेक्टर्स या फ्लोरल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स। आप एग्जांपल ले सकते हैं, आपके घर के बाहर उगने वाला या आपके शहर में उगने वाला जो मस्टर्ड का प्लांट है और किसी और दूसरे शहर में उगने वाला जो मस्टर्ड का प्लांट है, उन्हें कंपेयर करके देखिएगा। हो सकता है कि हाइट अलग अलग हो सकता है कि लीफ का नंबर आपको अलग अलग मिले देखने के लिए, लीफ की साइज भी हो सकता है कि आइडेंटिकल ना मिले आपको देखने के लिए, लेकिन आप उनके फ्लावर को एनालाइज करेंगे तो नंबर ऑफ सेपल, नंबर ऑफ पेटल, नंबर ऑफ स्टेमन्स, नंबर ऑफ कार्पल, उनका ओरिएंटेशन, उनके एस्टिवेशंस, आपको एडहेशन, कोहेजन उनके एक जैसे मिलेंगे देखने के लिए, आइडेंटिकल मिलेंगे देखने के लिए। फ्लोरल कैरेक्टर्स, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स आर हाईली कंजर्व्ड कैरेक्टर्स। ऑर्गेनिज्म उसमें वेरिएशन को पसंद नहीं करेंगे, इसलिए कहीं ना कहीं एक बायसनेस मिलेगी आपको देखने के लिए कि साइंटिस्ट जो हैं ज़्यादा वेटेज देते हैं रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को जब वो क्लासिफाई कर रहे होते हैं। आपने लीनियस साहब के एग्जाम्पल में उसे समझा है। Now we move toward a very beautiful example of the natural classification, जो कि कहीं ना कहीं उस जमाने में एक बेहतरीन क्लासिफिकेशन था और आज भी काम में लिया जाता है। This classification was given by Bentham and Hooker. They both were curator in Royal Botanical Garden, Kew, Surrey, England, largest botanical garden। और उस जमाने में उन्होंने प्लांट्स जो कि सीड बेरिंग प्लांट्स थे, उन सीड बेरिंग प्लांट्स को किंगडम प्लांटी के अंडर स्पर्मेटोफाइटा डिवीजन उन्होंने क्रिएट किया और उसके अंडर 202 फैमिलीज को उन्होंने प्लेस कर दिया। फर्स्ट जो उन्होंने फैमिलीज का जो ग्रुप बनाया था, नाम दिया डाइकोटाइलिडनी, देन कम्स अप जिम्नोस्पर्म, देन कम्स अप मोनोकोटाइलिडनी। यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमारे सामने ये आती है कि स्पर्मेटोफाइटा मीन सीड बेरिंग प्लांट, तो वो प्लांट जिनमें की सीड का फॉर्मेशन नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल एल्गी, ब्रायो एंड टेरिडो, उनको यहाँ पर कोई भी वेटेज नहीं दिया गया। सिमिलरली यहाँ पर एक बात और सामने आती है कि अगर ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन की बात की जाए प्लांट वर्ल्ड में, तो जिम्नोस्पर्म पहले आए और डाइकॉट बाद में आया, देन मोनोकॉट। मोनोकॉट सबसे एडवांस ग्रुप है। यहाँ पर इन्होंने फाइलोजेनी को फॉलो नहीं किया, ये भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम की तरह है। अब फाइलोजेनी को फॉलो नहीं किया गया, क्या ये वास्तव में प्रॉब्लम की तरह? क्या पता इन्हें पता भी ना हो कि फाइलोजेनी कॉन्सेप्ट भी है भी कि नहीं। ध्यान रखें, इनका जो क्लासिफिकेशन आता है वो आया था 1863 से 1882 के बीच में। जनरल प्लांटरम की 3 वॉल्यूम इन्होंने लिखे थे और उसमें इस क्लासिफिकेशन को उन्होंने प्रपोज किया था या दिया था, ऐसा कह लीजिएगा। और जो कॉन्सेप्ट है फाइलोजेनी का, लेमार्क ने 1850 में ही प्रपोज कर दिया था। और दूसरा ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, जो डार्विन की बुक है, उसने एग्जाम्पल्स दे करके उस कॉन्सेप्ट को स्टेबल भी कर दिया था और जानते थे उस कॉन्सेप्ट को, तो जानते बूझते हुए एडवांस फीचर को वेटेज नहीं दिया गया। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर गलती की तरह हम मान सकते हैं। और दूसरी बात यह कि ओनली सीड बियरिंग प्लांट का क्लासिफिकेशन है, हाँ, कंप्लीट प्लांट वर्ल्ड का क्लासिफिकेशन नहीं था। ये कमी तो यहां पर भी है, लेकिन उसके बावजूद भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम है। आज भी हम जो हमारे हर्बेरिया हैं, जो बॉटनिकल गार्डन्स हैं, उनमें इसी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम को काम में लेते हैं। एक बात और साथ में, यहां पर अवेलेबल जो आप ग्रुप्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें एंजियोस्पर्म यहाँ पर कहीं नजर नहीं आता है। ध्यान रखें, डाइकोटाइलिडनी प्लस मोनोकोटाइलिडनी कलेक्टिवली एंजियोस्पर्म ही तो है। तो ध्यान रखें, 199 फैमिलीज, 165 प्लस 34, 199 families were of angiosperm or flower bearing plants and only 3 families were of gymnosperm.
आप इसके बावजूद भी फाइलोजेनी का बात भी यहाँ लगा के देखें तो जिम्नोस्पर्म पहले आते, डाइकॉट बाद में आते, मोनोकॉट की पोजीशन में आपको कोई डिफरेंस देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिलने वाला था। चलिए थोड़ा सा बात को और थोड़ा सा इवॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है वो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को काम में लेते हैं, लेकिन एक नेचुरल क्लासिफिकेशंस थे वो फाइलोजेनी को फॉलो नहीं कर रहे थे, दे वर रेफर्ड एज नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। लेकिन थोड़े बाद में आए नेचुरल क्लासिफिकेशन जो कि फाइलोजेनी को भी काम में ले रहे थे, और कह लीजिए क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशंस, ये बाद में आए या इन्होंने फाइलोजेनी को भी फॉलो करना शुरू कर दिया। अब कंपेयर करते हैं इन दोनों को। जितने ज़्यादा क्राइटेरिया होंगे हमारा क्लासिफिकेशन उतना ही बेहतर होगा। तो ध्यान रखें फाइलोजेनी एक एडवांस कैरेक्टर भी है, एडवांस कॉन्सेप्ट भी है, एक फीचर भी हो गया। तो कहीं ना कहीं ये क्लासिफिकेशन जो है इससे बेहतर है। नेचुरल फाइलोजेनेटिक इज बेटर देन द नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक। व्हाई इज रेफर्ड एज क्लैडिस्टिक्स। ध्यान रखें हम जब प्लांट के ऑर्गेनिजम्स के एवोल्यूशन की बात करते हैं, ध्यान रखें मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म था एक्स, उससे एवोल्यूशन से मान लीजिए वाई का फॉर्मेशन हुआ, कैपिटल वाई मान लीजिए यहाँ पर बना है, और वाई आज की तारीख में से फॉर एग्जांपल स्मॉल ए और इसके अलावा स्मॉल बी के फॉर्म में अवेलेबल है। वाई जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो आप अगर ऑब्जर्व करें तो हम कह सकते हैं, और सिमिलरली से फॉर एग्जांपल एक और ऑर्गेनिज्म यहाँ पर ले आते हैं, से मान लीजिए डी बी यहाँ पर इवॉल्व हुआ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अगर हम टाइम की बात यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो ये बनता है कुछ क्लेडोग्राम। क्लेडोग्राम के इस तरीके को काम में लेके ग्रुपिंग कर दिया गया। फॉर एग्जांपल ए और बी जो हैं वो एक जैसे, या ए बी और डी जो हैं वो एक जैसे। आप अगर एवोल्यूशन की बात करें तो वाई से तीनों ही बने हैं, तीनों एक साथ आने चाहिए, लेकिन असेसमेंट करने के लिए कि क्या भाई ये वास्तव में एक जैसे हैं या फिर नहीं, यहाँ पर ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को भी काम में लिया जाता है। तो प्लीज ध्यान रखें नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक बेस्ड ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स गिविंग मोर वेटेज टू द सेक्सुअल फीचर और द फ्लोरल फीचर ऑफ प्लांट्स। लेकिन जो नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक हैं ये फाइलोजेनी की और इंक्लाइंड है, बायसनेस तो है फाइलोजेनी की और, लेकिन यहाँ पर आगे असेसमेंट करने के लिए ये ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को भी वेटेज देते हैं। तो ओनली फाइलोजेनी नहीं, साथ में ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को भी यहाँ पर वेटेज दिया जाता है, काम में लिया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने अभी समझा है, यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म हमारे सामने आए फाइलोजेनी के हिसाब से अगर हम उनको ऑब्जर्व करें आज की डेट में, तो एल्गी पहले, फिर ब्रायोफाइट, स्टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। मैं क्लेडोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ऑब्जर्व करूँ, मान लीजिए पहले एक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ होगा और उसके एवोल्यूशन के बाद एल्गी यहाँ पर इवॉल्व होते हैं। दूसरा ऑर्गेनिज्म जो एल्गी नहीं बना, से फॉर एग्जांपल गोइंग ऑन अहेड, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने के लिए मिलता है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम्स हियर। जाइगोट तो बनता है एल्गी के अंदर, लेकिन आपको एम्ब्रियो यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं होता। और जैसे ही हम एम्ब्रियो बनने की बात करते हैं, एम्ब्रियो बनना शुरू हुआ, एम्ब्रियो मिला हमको देखने के लिए, वेस्कुलर टिश्यू यहाँ पर नहीं बने, ये ब्रायोफाइट बने। और जो ऐसा नहीं कर पाया वो आगे मान लीजिए इवॉल्व होते हुए, और जब यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू बन गए, एम्ब्रियो तो बन ही रहा है, वेस्कुलर टिश्यू बन गया, ये टेरिडोफाइट बने हैं। टेरिडोफाइट वो आपके रूट स्टेम लीफ लिए हुए मिलेंगे आपको देखने के लिए। जिम्नोस्पर्म के अंदर वेस्कुलर टिश्यू तो अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर पहली बार आपको सीड फॉर्म होते हुए नजर आता है। और उसी सीड को अगर हम एक केसिंग में बंद कर दें, फ्रूट का फॉर्मेशन यहाँ पर कर दिया जाए, फ्रूट यहाँ पर है, यहाँ पर ट्रू शुरू हुआ, एम्ब्रियो मिला। दूसरा ऑर्गेनिज्म जो एल्गी नहीं बना, से फॉर एग्जांपल गोइंग ऑन अहेड, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने के लिए मिलता है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम्स हियर। जाइगोट तो बनता है एल्गी के अंदर, लेकिन आपको एम्ब्रियो यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं होता। और जैसे ही हम एम्ब्रियो बनने की बात करते हैं, एम्ब्रियो बनना शुरू हुआ, एम्ब्रियो मिला हमको देखने के लिए, वेस्कुलर टिश्यू यहाँ पर नहीं बने, ये ब्रायोफाइट बने। और जो ऐसा नहीं कर पाया वो आगे मान लीजिए इवॉल्व होते हुए, और जब यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू बन गए, एम्ब्रियो तो बन ही रहा है, वेस्कुलर टिश्यू बन गया, ये टेरिडोफाइट बने हैं। टेरिडोफाइट वो आपके रूट स्टेम लीफ लिए हुए मिलेंगे आपको देखने के लिए।
जिम्नोस्पर्म के अंदर वेस्कुलर टिश्यू तो अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर पहली बार आपको सीड फॉर्म होते हुए नजर आता है। और उसी सीड को अगर हम एक केसिंग में बंद कर दें, फ्रूट का फॉर्मेशन यहाँ पर कर दिया जाए, फ्रूट यहाँ पर है, यहाँ पर ट्रू सेंस में सीड बना था, यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू की प्रेजेंस है, जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर अवेलेबल है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला। हाँ, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जायगोट तो यहाँ पर भी अवेलेबल है। ये रहा इवोल्यूशन ऑफ द प्लांटी वर्ल्ड। प्लांटी में ये पैटर्न देखने के लिए मिलता, ये इनकी फाइलोजेनी है। आप लोगों ने यहाँ पर कई सारे फीचर्स को ऑब्जर्व किया। आज की तारीख में हम बहुत आगे आ चुके हैं, दुनिया भर के मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नोन टू अस, और इनके मिलियंस ऑफ जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे जानकारी में हैं, और इनको मैन्युअली कंपेयर कर पाना आसान टास्क नहीं है। तो आज की तारीख में हम लोग काम में लेते हैं न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन को, जिसमें हम लोग कंप्यूटर को यूटिलाइज करते हैं। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल हैं उनके फीचर्स को हम इनकोड कर लेते हैं। कंप्यूटर जिन कोड को समझ पाता है उनमें कन्वर्ट करके कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है उसमें पुट अप कर देंगे, और कंप्यूटर कैलकुलेट करता है सिमिलरिटी को, जो एक जैसे हैं एक साथ और जो डिसिमिलर हैं उनको अलग अलग प्लेस कर देता है, और एक बहुत सुंदर सा क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पर मिलता है। ध्यान रखें, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की तरह भी ये क्लासिफिकेशन भी सारे फीचर्स को इक्वल वेटेज प्रोवाइड करता है। These classifications are also referred as phenetic classification। हम इन्हें टैक्सीमेट्रिक्स भी कह देते हैं, हम इन्हें एडिसोनियन क्लासिफिकेशन भी कह के स्टेट करते हैं, समझाते हैं। चलिए, आप लोगों ने जो अभी तक समझा है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एंड वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट प्लांट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड। इन दिए हुए चार ऑप्शन में से कौन सा टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है जो सिर्फ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पर बेस्ड है, प्लांट्स की, ऑर्गेनिजम्स की? आंसर गोज नंबर 2, प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट्स दैट विच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय लीनियस। लीनियस साहब ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था वो न सिर्फ आर्टिफिशियल है बल्कि वो एक सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी है। सो आंसर गोज ऑप्शन नंबर 4 ओवर हियर, आर्टिफिशियल एंड सेक्सुअल क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 states that which of the following classification is based on complete or the gross morphological characters। इन चार ऑप्शन में से वो कौन सा है जिसमें कि हम ऑर्गेनिजम्स की ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं? आंसर गोज नेचुरल क्लासिफिकेशन। आंसर इज 3rd। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट्स दैट चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। जब भी इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हुए हर एक स्टेटमेंट के बारे में सोचें, और उसके बाद उसके सही या गलत होने के बारे में हम कैलकुलेशन करें अपने ब्रेन में। थोड़ा धीमे पढ़ते हुए सॉल्व करें। वेरी फर्स्ट वन, इट वाज गिवन बाय लीनियस आल्सो। यस, लीनियस ने भी दिया था। लीनियस का जो क्लासिफिकेशन था वो आर्टिफिशियल भी था और वो सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी था। Equal weightage is given to both vegetative and reproductive characters। Yes, very much true, very much true, very much true। 3rd, based on few morphological characters। Yes, 1, 2 और few characters काम में लेकर के हम artificial classification को अचीव करते हैं। लीनियस का एग्जाम्पल लें तो लीनियस साहब ने ओनली एंड्रोसियम को काम में लेकर क्लासीफाई किया था। 4th, मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन। नहीं, ये बात सही नहीं है। सो in the context of artificial classification, option number 4 or the statement number 4 is incorrect। So answer goes number 4th, most acceptable classification system was not the artificial one।